हेलो एवरीवन। कल हमने सी एंटर का पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ स्टार्ट किया था। कल की क्लास बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास थी। एक तरीके से आज से लेक्चर स्टार्ट होगा और पहला जो चैप्टर है, जो पहली यूनिट है, वो है काइंड्स ऑफ ए कंपनी। ऑलरेडी ये हम लोगों ने सीए फाउंडेशन में पढ़ी हुई है, लेकिन सीए फाउंडेशन में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है और सीए इंटर में जो पूछने का तरीका है वो डिफरेंट तरीका है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और ये फाउंडेशन में भी सभी लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ी होगी। और उस कंपनी का नाम है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लोज 68। सीए फाउंडेशन में मैं सेक्शन याद करने के लिए मना कर देता हूं आपको, लेकिन यहाँ पर एडवाइजेबल है कि आप सेक्शन भी याद करें, अदरवाइज इसके भी मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पर कोई गुंजाइश आपको इंस्टीट्यूट को नहीं देनी है। कल के भी लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि इंस्टीट्यूट जो फिल्ट्रेशन कर रहा है शुरू के 9 to 10% बच्चे को ही वो निकालेगा। तो वो आपसे उम्मीद करता है कि आप सीए का कोर्स कर रहे हैं तो परफेक्टली इसे आप करें। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68, मैनी टाइम बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो सेक्शन के साथ ब्रैकेट में फिगर दी हुई होती है वो सबसेक्शन कहलाती है या क्लोज कहलाती है। तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। अभी मैं हल्का सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन डिटेल में बाद में कभी डिस्कस हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी इतनी जल्दी है कि आपके सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। देखकर मैं भी नहीं बता सकता जब तक कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे सामने ना हो। ठीक है, उसका एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। हाँ, वैसे याद कराने के लिए मैं जरूर बता देता हूं कि किसी भी एक्ट में सेक्शन 2 के साथ ब्रैकेट में जो यूज किया जाता है वो ऑलवेज क्लोजेज होती है, सबसेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना। सेक्शन 2 के साथ किसी भी एक्ट के अंदर जो चीजें होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, क्लोजेज होती हैं। ऑल्दो जब आप इस तरीके से लिखेंगे पेपर में तो आपने क्या समझ के लिखा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। आपने किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 अपने मन में रखा है या सेक्शन 2 क्लोज 68 रखा है तो पढ़ने वाले को पता लगेगा नहीं। लेकिन जब आप उसे थ्योरी में लिखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, नॉलेज से के लिए इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 2 के साथ जब भी ब्रैकेट में कुछ यूज होगा तो ऑलवेज ये क्या कहलाएगी, क्लोज। क्या कहलाएगी, क्लोज। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठना लाजमी है कि सर इस चीज से पर्दा उठा लीजिए, अब तो हम फाउंडेशन पास कर चुके हैं, हम सीनियर हो चुके हैं, अब तो हमें समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई एक सेक्शन दिया जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर पॉइंट्स बने हुए होते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अगर आप बेयर एक्ट में पढ़ेंगे ना सेक्शन को, बेयर एक्ट समझते हैं, बेयर एक्ट का मतलब है कि जो भाषा, जो लैंग्वेज पार्लियामेंट से पास हुई है उसे बेयर एक्ट का नाम दिया जाता है। तो कोई भी सेक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए सेक्शन 2 आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कोई चीज 1 में लिखी हुई है, कोई चीज 2 में लिखी हुई है, कोई चीज 3 में लिखी हुई है, कोई चीज 4 में लिखी हुई है, कोई चीज 5 में लिखी हुई है, इस तरह से पैराग्राफ की फॉर्म में सेक्शन होता है। अगर पढ़ के सेक्शन को ऐसा लगता है कि जो मेन भावना है सेक्शन की, यानी कि जो सेक्शन 2 के अंदर क्या है, मेन कंटेंट है, उसी को एक्सप्लेन यहां पर अलग अलग पॉइंट में किया जा रहा है, तो दैट विल बी द सब सेक्शन। क्लियर है, दैट विल बी द सब सेक्शन। अगर जो मेन इशू है सेक्शन का, जो मेन भावना है, जो कोर ऑब्जेक्टिव है, अगर उसी को अलग अलग पॉइंट में एक्सप्लेन किया जा रहा है, उससे मिलती जुलती ही बातें कही जा रही हैं, तो वो काम करेगा सब सेक्शन का। लेकिन अगर सेक्शन हर पॉइंट में बिल्कुल ही ऑल टुगेदर अलग बात हो,
तो वो ऑलवेज क्लोज का काम करता है। तो मैं क्यों कह रहा हूं सेक्शन 2 के साथ जब भी, क्योंकि सेक्शन 2 जो होता है किसी भी एक्ट में, चाहे आप इनकम टैक्स एक्ट ले लीजिए, चाहे आप जीएसटी एक्ट ले लीजिए, चाहे आप कंपनी एक्ट ले लीजिए, तो सेक्शन 2 को जो रखा जाता है स्पेस, वो डेफिनेशन के लिए रखा जाता है। जो टर्मोलॉजी उस एक्ट के अंदर यूज होंगी, उन टर्मोलॉजी का लीगल मतलब क्या है वो सेक्शन 2 बताता है। तो सेक्शन 2(1) के अंदर कोई और डेफिनेशन होगी, सेक्शन 2(2) के अंदर कोई और डेफिनेशन होगी, सेक्शन 2(3) के अंदर कोई और डेफिनेशन होगी। इसका मतलब है कि मेन भावना के साथ 1, 2, 3 नहीं चलते हैं। सेक्शन 2 सिर्फ डेफिनेशन का है, लेकिन सेक्शन 2 क्लोज 1 बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग बोल रहा होगा, सेक्शन 2 क्लोज 2 कुछ अलग बोल रहा होगा, सेक्शन 2 सब क्लोज 3 कोई और डेफिनेशन होगी। इस वजह से सेक्शन 2 के साथ जो ब्रैकेट में फिगर होती है वो ऑलवेज किसका काम करती है, क्लोज का काम करती है। ये नॉलेज शेक मैंने आपके सामने बात रखी है, बाकी पेपर में तो आप थ्योरी में तो लिख के आएंगे नहीं, इस तरह से तो कोई भी स्टूडेंट नहीं लिखता है कि एज पर सेक्शन 2 क्लोज 68। अगर आप ऐसे डिफाइन करना चाहेंगे तो जरूर पकड़े जाएंगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि ये सबसेक्शन है या ये क्लोज है। क्लियर हो गई बात ये? तो सेक्शन 2 क्लोज 68 डिफाइंस ए प्राइवेट कंपनी। एज पर सेक्शन 2 क्लोज 68 प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी। और ये जो वर्ड मीन्स है ये गौर करने लायक है। अब हमें एक एक चीज को बिल्कुल परफेक्शन के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। कोई भी डेफिनेशन, किसी भी एक्ट में डेफिनेशन जो है 3 वे होते हैं। कितने होते हैं? 3 वे टू डिफाइन ए वर्ड। 3 वे होते हैं किसी भी एक्ट के अंदर किसी भी वर्ड को डिफाइन करने के। या तो उस वर्ड के साथ लिखा हुआ होगा मीन्स, या उस वर्ड के साथ लिखा हुआ होगा इंक्लूड्स। ये जब मैं इनकम टैक्स का बैच आपका कल से स्टार्ट करने वाला हूं तो वहां पर भी ये मैं दोबारा बताऊंगा। या लिखा हुआ होगा मीन्स, या लिखा हुआ होगा इंक्लूड्स, या स्टार्टिंग मीन्स से होगी और बाद में कुछ डिफाइन करते वक्त इंक्लूड्स आ जाएगा। अब इन चीजों को समझ लीजिए, बहुत काम की हैं चीजें, इंटरप्रिटेशन में बहुत यूज होता है। जब भी किसी वर्ड के साथ मीन्स लिखा हुआ है तो इट मीन्स लॉ मेकर इज वेरी वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ दैट वर्ड, रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट वर्ड, कि जो कुछ है वो यही है, इसके अलावा ना आप कुछ ऐड कर पाएंगे ना कुछ आपको कम करना है। लॉ मेकर जब भी किसी वर्ड को डिफाइन करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। तो अगर वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं किसी भी वर्ड को लेके कि हमें इस एक्ट में, पूरे एक्ट में इस वर्ड का मीनिंग यही रखना है, तो वो वर्ड के साथ मीन्स जोड़ते हैं। इंक्लूड्स डेफिनेशन तब दी जाती है जब लॉ मेकर्स इज नॉट क्लियर। वो ये देखते हैं, ये पाते हैं कि रेगुलर यूज उस वर्ड का, जो एक कॉमन मैन उस वर्ड का मतलब जानता है, वो भी हमें एक्ट में मतलब रखना है, और प्लस कुछ हम लोग एक्स्ट्रा वर्ड या एक्स्ट्रा यूसेज भी देना चाहते हैं उस वर्ड के साथ, तो वो लोग इंक्लूड्स डेफिनेशन रखते हैं। इंक्लूड्स का मतलब है इंक्लूसिव, यानी कि जो आपको बताया गया है उसके अलावा कुछ और भी लिया जा सकता है। आप खाली उससे परिभाषा पर चिपक कर नहीं रहेंगे कि इस वर्ड का मतलब ये था। तो अगर इंक्लूड्स डेफिनेशन है और रियल लाइफ में हमें उस वर्ड में कुछ और भी शामिल करना पड़े, और अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर और क्या शामिल किया जा सकता है, वो मैं बताऊंगा। मिलती जुलती बातें ही शामिल करने की गुंजाइश रहती है। तो लॉ मेकर्स जो यूज करते हैं डेफिनेशनल क्लॉज के अंदर वर्ड,
वो करते हैं इंक्लूड्स। तो मीन्स का मतलब आपको समझ में आ गया, इंक्लूड्स का मतलब समझ में आ गया। अभी जब मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा इंक्लूड्स की तो और आपको क्लियर कर दूंगा। और ये चीज आप ये समझ लीजिए, कंपनी एक्ट 2013 तो पढ़ ही रहे हैं आप, लेकिन साथ के साथ बहुत सारी बातें, जनरल क्लोज एक्ट भी इसके अंदर आ रहा है और IUS इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी आ रहा है। ये जो मैं मीनिंग बता रहा हूं कि मीन्स का क्या मतलब है, इंक्लूड का क्या मतलब है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर डिफाइंड है और अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी कि जो 30 मार्क्स का आपकी वेटेज है, 10 मार्क्स की फेमा की है, 10 मार्क्स की आपकी IUS की है और 10 मार्क्स की GCA की, जनरल क्लोज एक्ट की है। तो ये जो GCA है और इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट है, ये काफी मैच करते हैं। तो ये वहां की बात है, लेकिन यहाँ जरूरी है कि मीन्स का मतलब आप कैसे लेंगे, इंक्लूड्स का मतलब कैसे लेंगे। और मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब क्या है कि लॉ मेकर्स क्लियर तो हैं कि हमें इस वर्ड के अंदर ये चीजें शामिल करनी है, लेकिन जो उन्होंने मीन्स में डेफिनेशन दी है और वो जो चीज शामिल करना चाहते हैं वो सारी की सारी उस परिभाषा में कवर नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो वो मीन्स को बताते बताते कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट इंक्लूड्स की भी दे देते हैं कि मतलब तो ये है, लेकिन क्योंकि उस लैंग्वेज में ये चीजें शामिल नहीं हो पा रही, तो इसलिए इन्हें एक एक्सेप्शन के तौर पर आप इसमें भी शामिल कर लीजिए। क्लियर हो गई बात ये। तो मीन्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यानी कि आपको ना कुछ उसमें ऐड कर सकते, ना कुछ आप लेस कर सकते हैं। तो यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है प्राइवेट कंपनी की, वो कौन सी दी गई है, मीन्स। अब नंबर कटने की कहां गुंजाइश है वो समझ लीजिए आप, कि एक स्टूडेंट परिभाषा को याद कर रहा है और उन्हें इन टर्मिनोलॉजी का कीवर्ड्स का मालूम नहीं है, क्योंकि जब भी पेपर होता है तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा वो सही करके आता है, लेकिन जब मार्कशीट आती है, जब रिजल्ट आता है, तो बहुत सारे बच्चों को मायूस होना पड़ता है। इवन उन्हें ये भी समझ नहीं आता है कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। गलती अगर पता लग जाए तो शायद अगले टाइम में सुधार भी लें। तो बहुत जरूरी है कि गलतियां कहाँ की जा रही हैं। तो प्राइवेट कंपनी इंक्लूड्स ए कंपनी, बच्चा अपनी भाषा में लिख के आ गया और बाकी सब चीजें उसने बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल एज इट इज उतारी हैं, लेकिन नंबर मिलेंगे उसे 0, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसने खत्म कर दी है, परिभाषा का जो मेन सेंस है उसने खत्म कर दिया है, ठीक है। कीवर्ड्स को आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो मतलब निकल रहा है वो बिल्कुल अलग निकलेगा फिर, ठीक। तो मैं पढ़ाते वक्त आपको बिल्कुल एक एक चीज अंडरलाइन करवाऊंगा, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, डबल अंडरलाइन कर लीजिएगा। ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैड ए पेड अप कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब। जब भी बात एज में बी प्रेस्क्राइब की आती है तो इसका मतलब है रूल्स में गिवन होगा, जब भी प्रेस्क्राइब की बात आती है। अब जब हम सीए फाउंडेशन की बात करते हैं तो सीए फाउंडेशन में हम लोग रूल्स पर नहीं जाते ज्यादा, ठीक है ना। जो एक्ट में लिखा हुआ है वही हम पढ़ते हैं, लेकिन रूल्स की हमें डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। यहां पर जितना एक्ट काम करता है उससे ज्यादा आपके रूल्स काम करते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं जरूर आपको इस दौरान बताना चाहूंगा कि एक्ट और रूल्स में क्या अंतर है। जब हम पुराने कंपनी एक्ट की बात करते थे, कंपनी एक्ट 1956 की बात करते थे, तो वहां नंबर ऑफ सेक्शन बहुत ज्यादा थे, मोर देन 650 660 के करीब थे। और अब नए एक्ट कंपनी एक्ट 2013 की बात करें तो 470 ही सेक्शन हैं इसके अंदर, और उसमें भी कुछ डिलीटेड, कुछ नोटिफाइड नहीं है। तो लगता है कि जो कवरेज है, यानी कि जो कंपनी एक्ट है उसे शॉर्टन बनाया गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रूल्स का काम बहुत ज्यादा कर दिया गया है। जो कि पहले कंपनी एक्ट 1956 में रूल्स कम थे, अब रूल्स बहुत ज्यादा हैं। सर जब इन्हें एक्ट को शॉर्टन करना ही नहीं था तो क्या वजह थी, मतलब क्यों एक्ट का पोर्शन घटा के रूल्स में रखा गया है। एक्चुअली एक्ट को पास कराना आसान नहीं होता, ठीक है। रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, वो रातों रात एक ऑर्डिनेंस, एक बिल लाके रूल्स में कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 लॉन्च करके
बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखी, रूल्स के माध्यम से रखी, क्योंकि रूल्स पास करना, रूल्स बनाना इजी होता है, एक्ट बनाना, एक्ट पास कराना इजी नहीं होता है। आप इस तरीके से समझ लीजिए, कंपनीज एक्ट 2013 जो पास हुआ था, सन 2013 में पास हुआ था, लेकिन पहली बार ये जो बिल था ये 98 या 99 में पार्लियामेंट के सामने रखा जा चुका था। यानी कि जो ओरिजिनल बिल था उसे पास करने में करीब करीब 14-15 साल गवर्नमेंट को लग गए। उस दौरान वाजपेयी की सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, 2 सत्र पूरे उन्होंने कंप्लीट किए, लेकिन पास नहीं हो पाया था। इसी तरह से जीएसटी जो बिल था वो करीब करीब 2000 से पहले काफी हद तक बन चुका था, लेकिन अल्टीमेटली उसे लाने में सरकारों के पसीने छूट जाते हैं और 14-15 साल उसे भी लगे। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम है, जो नेशनल इंटरेस्ट के काम है, उसमें बहुत ज़्यादा समय उन्हें लगाना पड़े। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने अपने पास पावर ये रखी है, पार्लियामेंट से पावर छीन के। तो और कभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा एक्ट और रूल्स की बात, अभी केवल नॉलेज से मैंने इतना बता दिया है, क्योंकि इन चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं आते। मैंने देखा है कि कई बार लोग एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस बताने में ही बहुत सारा समय लगा देते हैं, और बच्चों में इंटरेस्ट भी आता है, बच्चों का इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन उसका पेपर से कोई मतलब वैसे लेना देना है नहीं। तो ये क्योंकि बीच में आ रही थी बात, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, इसका मतलब है इन द रूल। अब रूल्स हर जगह काम के नहीं है, जहां काम के होंगे मैंने सब कुछ डिटेल यहां दे रखी होगी। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको ये जरूर बता देता हूं कि फिलहाल प्राइवेट कंपनी के लिए कोई मिनिमम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है। पहले कभी रूल्स में 1 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन एट प्रेजेंट नो लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड इन द रूल्स कि मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होगी। तो यहां लिख सकते हैं, ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विद ए पेड अप कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो आप लिख सकते हैं एट प्रेजेंट, आप लिख सकते हैं एट प्रेजेंट नो लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड। लिखिएगा एट प्रेजेंट नो लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कैप नहीं लगा हुआ है कि आपकी कम से कम इतनी कैपिटल होनी चाहिए, पहले कभी थी। एंड मस्ट कंटेन, ध्यान दीजिएगा, मस्ट कंटेन इन इट्स आर्टिकल द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन। इस मस्ट को डबल अंडरलाइन कीजिएगा। बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं लिखते वक्त, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता, बेचारे वो भी नादान होते हैं, लोग के उन्हें समझ नहीं होती है कि इस मस्ट को भी आप चेंज नहीं कर सकते। बच्चे गलती क्या कर सकते हैं कि एंड मे कंटेन, वर्ड गलत हो जाएगा। मे कंटेन का मतलब क्या होता है कि ये चीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि मे और मस्ट एक कंपल्सन शो करता है लॉ मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मे एक रिक्वेस्ट या एक डिस्क्रिएशन शो करता है, ठीक है ना, ऑप्शनल शो करता है। तो यहां पर ऑप्शन कुछ नहीं है, ये 3 क्लोजेज जरूर होनी चाहिए कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर। तो इस मस्ट को भी आप चेंज नहीं कर सकते, और ये भी सब आप आईयूएस के अंदर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर, मे का क्या मतलब है, मस्ट का क्या मतलब है, मीन्स का मतलब क्या है, इंक्लूड का मतलब क्या है, तो आधे से ज्यादा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे ही खत्म करा दूंगा आपको। बीच बीच में चीजें समझाते वक्त बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा, क्योंकि बिना उसके तो ये चलेगा ही नहीं, जब तक मीनिंग आपको क्लियर नहीं है कि कौन सा वर्ड कैसे पढ़ना है। अब आप ये भी कह सकते हैं सर पहले उसे ही पढ़ा देते, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो यहीं से दिए जाएंगे, ठीक है ना, वहां तो सब थ्योरी लिखी हुई है बस। तो ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ए पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड मस्ट कंटेन इन इट्स आर्टिकल्स। आर्टिकल का मतलब क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑलरेडी आप जानते हैं। द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी which has a minimum paid up capital as may be prescribed, at present no limit is prescribed
एंड मस्ट कंटेन इन इट्स आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन एंड लिमिटेशन। तीन अलग अलग बातें हैं, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन मिलते जुलते वर्ड हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और लिमिटेशन, पहली बात हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। पहला जो क्लोज होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तीन बातें प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में जरूर होनी चाहिए। और अगर ये तीनों की तीनों नहीं है तो इट मींस दैट कंपनी इज ए पब्लिक कंपनी, क्योंकि बाय इनकॉर्पोरेशन दो ही तरह की कंपनी होती है, या तो पब्लिक या प्राइवेट। एक तरह की और कंपनी होती है ओपीसी, लेकिन अगर हम जब पढ़ेंगे आज ही की क्लास में हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो वो ओपीसी भी कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी ही होती है। प्राइवेट कंपनी की एक ब्रांच के रूप में ओपीसी को देखा जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से दो ही तरह की कंपनी होती है, पब्लिक या प्राइवेट। क्लियर? तो प्राइवेट का पता कैसे लगता है? नाम तो चीज है ही है कि सेव क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन वो पता कैसे लगता है कि ये प्राइवेट है पब्लिक है? तो उसके आर्टिकल्स में अगर ये तीन बातें हैं। क्लियर? और पहली क्लोज अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आए, कहीं समझाने के लिए आए क्वेश्चन के आंसर में, तो आप ये लिखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। लेकिन इन प्रैक्टिकल कंपनी के आर्टिकल्स में ये वाली बात नहीं होती है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर शेयर। एग्जैक्टली रेस्ट्रिक्शन बताओगे आप, एग्जैक्टली रेस्ट्रिक्शन बतानी पड़ेगी कि राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है। तो मैंने बॉक्स बना के रेस्ट्रिक्शन कुछ एग्जांपल दिए हैं। जब भी डेफिनेशन आएगी, यू नीड नॉट टू राइट व्हाट इज रिटन इन द बॉक्स। आप कभी ये सोचें कि मैं ये भी लिख के आऊंगा, मैं वो भी लिख के आऊंगी, तो उसके ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूट चाहता है आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जो चीज पूछी गई है हमें उसका आंसर चाहिए। आप इधर उधर की बातें लिख के आएंगे, कुछ नंबर मिलने वाले नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले नहीं, बल्कि जो होंगे वो भी आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप फालतू की चीजें लिख के आए हैं। ये एग्जाम्पल है कि व्हाट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन विच शुड बी प्रेजेंट इन द आर्टिकल ऑफ द प्राइवेट कंपनी। एक्चुअल में आर्टिकल बनाएंगे तो इनमें से एक या एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन मौजूद होनी चाहिए, लेकिन अगर डेफिनेशन की बात आती है और एग्जाम्पल नहीं देने की जरूरत है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। द राइट और ट्रांसफर में बी रेस्ट्रिक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है यू कैन डू दैट एक्ट बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन आर सेटिस्फाइड। दिस इज नॉट ए प्रोहिबिशन। राइट रेस्ट्रिक्टेड है टू ट्रांसफर द शेयर, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। स्टूडेंट क्या मान लेते हैं कि इन ए प्राइवेट कंपनी ए शेयर होल्डर कैन नॉट सेल हिज और हर शेयर। दिस इज नॉट द केस। द लॉ मेकर सेज कि यू कैन नॉट फ्रीली ट्रांसफर द शेयर। द राइट इज रेस्ट्रिक्टेड, राइट इज नॉट प्रोहिबिटेड। गेटिंग दिस पॉइंट? राइट इज रेस्ट्रिक्टेड बट नॉट प्रोहिबिटेड। और रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? यू कैन सेल, you can transfer his or her share but subject to fulfillment of some condition. You cannot freely transfer. What types of condition, what type of restriction a private company can have? By authorizing director. क्या authorizing director, क्या authority डायरेक्टर को दी जा सकती है कि जब भी कोई शेयर होल्डर अपने शेयर सेल करेगा तो आपको ये पूरी पावर है कि आप उसके शेयर ये देखें कि किन लोगों को वो ट्रांसफर कर रहा है। और अगर आप अप्रूव नहीं करते, अगर आप लगता है कि कंपनी के दुश्मनों को वो शेयर बेचे जा रहे हैं, तो यू कैन डिसअप्रूव। जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर शेयर हैं, आप उसके दुश्मनों को बेच दीजिए। मुकेश अंबानी के पास पावर नहीं है कि वो शेयर को अप्रूव ना करे, वो कंपनी अप्रूव ना करे। जिसको मर्जी है आप बेचिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन होती है। तो बाय ऑथराइजिंग द डायरेक्टर टू रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ शेयर टू पर्सन whom they do not approve। एक
और तरह की रेस्ट्रिक्शन हो सकती है बाय कंपेलिंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सेल टू ट्रांसफर इट्स शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट। यानी कि आप अपनी मन मर्जी से किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच पाएंगे। यू हैव द ड्यूटी कि प्लीज कंफर्म कर लीजिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट्स टू बाय दो शेयर, तो आपको पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बेचने पड़ेंगे। तो ये भी रेस्ट्रिक्शन है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बेच नहीं सकते, लेकिन हम कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रुकावटें हैं। तीसरी तरह की रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है? बाय स्पेसिफाइंग द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस एट विच द शेयर्स में बी सोल्ड बाय वन मेंबर टू अनदर। इट इज यूजुअली डिटरमाइंड ईदर बाय द ऑडिटर of the company or by the company at a general meeting, और last but not मतलब ये यहाँ का जो last है, by providing that the shareholder who are the employees of the company shall offer the share to specified person or class of person when they leave the company's service। तो private company means a company which has a minimum paid up capital as may be prescribed and must contain in its article the following restrictions, limitation and prohibition, and first clause is restrict the right of transfer of its share। This right is restricted but not prohibited। क्लियर है? सेकेंड, जो यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चांसेस वैसे सी इंटरमीडिएट में कम है, लिमिटेशन ऑफ मेंबरशिप। यहां ध्यान दीजिएगा कि लिमिट की गई है मेंबरशिप को, नॉट डिबेंचर होल्डर। ठीक है ना? मेंबरशिप को लिमिट की गई है नॉट एक्सीडिंग 200, बट नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर कैन एक्सीड 200। नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर कैन एक्सीड 200, शेयर होल्डर कैन नॉट एक्सीड 200, और इन काउंटिंग दिस लिमिट ऑफ 200 these members shall not be counted। जब 200 लिमिट आप काउंट करेंगे तो ये 3 लोग काउंट नहीं होंगे, बल्कि एक काउंट होगा, ज्वाइंट होल्डर shall be counted as one। अगर if the shares are bought in 2 or more name, तो ज्वाइंट होल्डर को आप एक मेंबर के रूप में काउंट करेंगे। सेकेंड, प्रेजेंट एम्प्लॉय and who are the shareholder, present employee member are not counted in the limitation of 200। save classes private limited के 500 एम्प्लॉई हैं और वो 500 के 500 शेयर होल्डर भी हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि सेव क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने ये जो लिमिटेशन वाली क्लोज है इसका उल्लंघन किया है? आंसर इज नो, क्योंकि जो प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं एंड हु आर द मेंबर shall not be counted in the limit of 200। and the third one, ex employee of the company। ex employee का मतलब है कि अब आप रिटायरमेंट ले चुके हैं। ex employee of the company who have become member while in the employment, who shall have become member while in the employment, and after the employment ceased have continued to be the member of the company। एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी वो लगातार क्या बने रहे? कंपनी के मेंबर बने रहे। अगर एक भी दिन ऐसा आ गया एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद कि वो एक भी दिन नॉन मेंबर रहे, चाहे उन्होंने अगले दिन दोबारा से कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो फिर वो काउंटिंग में आ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट छूटने के बाद, एम्प्लॉयमेंट से रिटायरमेंट लेने के बाद एक भी दिन ऐसा ना गया हो कि वो मेंबर ना रहा हो। ठीक है ना? अगर वो तब से कंटिन्यू है मेंबर, तो एक्स एम्प्लॉय शेल ऑल्सो नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200। जो प्रेजेंट एम्प्लॉय उनके लिए तो कोई लिमिट है ही नहीं, आप कितनी बार भी छोड़िए, कितनी बार भी ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट के दौरान आप काउंट होंगे ही नहीं अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉय है। क्लियर है? कभी लिए कभी छोड़ दिए, कभी लिए कभी छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन एक्स एम्प्लॉय के लिए एक कंडीशन है, अगर उन्हें काउंट नहीं करना, कि आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीजेज he or she will continue as a member of the company. Is it clear to all of you? Not, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया ही है, the above restriction is only on the number of member. However, a private company may issue debenture to any number of person, though invitation to the public to subscribe for debenture cannot be made. इसे बस 2 मिनट मुझे दीजिए, डबल अंडरलाइन कर दिया मैंने, कि इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ डिबेंचर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। बस इसे 1 मिनट दीजिए मुझे, बाकी ये तो समझ में आ ही गया होगा कि नंबर ऑफ मेंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, नोट द डिबेंचर होल्डर। आपकी जानकारी के लिए, प्राइवेट कंपनी है मिनिमम 2 मेंबर। हाउएवर प्राइवेट कंपनी कैन ऑल्सो बी फॉर्म विद 1 मेंबर ओनली एज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। क्योंकि 1 पर्सन कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी की ही एक कैटेगरी है। ठीक है, तो 2 बातें कंप्लीट हो गई, रेस्ट्रिक्शन कंप्लीट हो गई, लिमिटेशन कंप्लीट हो गई। थर्ड वन इज प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स और डिबेंचर बोथ। प्रोहिबिशन का मतलब है मना, नो, यानी कि ये काम हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लीजिए दुनिया में, ये काम हो ही नहीं सकता, कितनी भी कंडीशन पूरी कर लीजिए, हो ही नहीं सकता। किस चीज पर मना है? बिल्कुल, द आर्टिकल मस्ट प्रोहिबिट द कंपनी फ्रॉम मेकिंग एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिबेंचर। यहां दोनों बातें हैं। लिमिटेशन केवल शेयर्स के ऊपर थी, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर कैन नॉट एक्सीड 200, लेकिन प्रोहिबिशन ना तो शेयर्स को खरीदने के लिए, ना ही डिबेंचर को खरीदवाने के लिए आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनविटेशन मना है, ध्यान दीजिएगा, इनविटेशन मना है। व्हाट इज प्रोहिबिटेड? इज इनविटेशन। इट मीन्स, इट डज नॉट मीन कि प्राइवेट कंपनी कैन इशू शेयर्स और डिबेंचर। अगर वो इशू ही नहीं कर पाती तो नंबर ऑफ शेयर आते कहां से, उस पर नंबर ऑफ मेंबर आते कहां से? लोगों को पता लग रहा है कि प्राइवेट कंपनी अपना इशू निकालने वाली है, पब्लिक इशू निकालने वाली है, उसने इनविटेशन नहीं दिया। इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। जब हम प्रोस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ेंगे तो बेसिकली प्रोस्पेक्टस इज ए इनविटेशन। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 1-2 केस स्टडी पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना, कि जब एक इनविटेशन, क्योंकि ऑफर को समझाते वक्त जब कंडीशन आती हैं कि ऑफर क्या है, क्योंकि कई बार भूल हो जाती है कि हम इनविटेशन को भी ऑफर मान लेते हैं, तो वहां पे इस बात को समझाया गया था कि डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन, डिफरेंट फ्रॉम मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, कि ऑफर कुछ अलग है, समथिंग इज डिफरेंट। तो इनविटेशन को समझाते वक्त कि एक आप बिग बाजार टाइप गए जहां पर गुड्स रखा हुआ है डिस्प्ले में विद प्राइस टैग, तो वो भी इनविटेशन होता है। इसी तरीके से कंपनी जो प्रोस्पेक्टस के माध्यम से इनवाइट करती है वो भी इनविटेशन होता है। आपने अगर एप्लीकेशन मनी दे भी दी तो वो आपका एक्सेप्टेंस नहीं है, कंपनी बाध्य नहीं है कि आपको वो पूरे शेयर दे, इसीलिए प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। अब कुछ शेयर होल्डर को वो मना भी कर सकती है। अगर आप उसे इनविटेशन मान ले, उसे इनविटेशन ना मान के उसे ऑफर मान लेते तो बात अलग ही हो जाती। तो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज द इनविटेशन। तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू ए प्रोस्पेक्टस। अब जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी यहां भी लिख लीजिए आप, तो डबल डबल आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू ए प्रोस्पेक्टस। लिख लीजिए, बिकॉज प्रोस्पेक्टस इज द इनविटेशन, और यहां पर इनविटेशन मना है,
ना तो शेयर्स को खरीदने के लिए और ना ही डिबेंचर को खरीदने के लिए प्राइवेट कंपनी इनवाइट कर सकती। हाँ, कुछ लोग अपने आप आएंगे, आप उन्हें दे सकते हैं, डिबेंचर भी दे सकते हैं आप और शेयर भी दे सकते हैं। एक केस स्टडी और आपको प्रोस्पेक्टस में ही पढ़ने को मिलेगी, उस पर भी यदा कदा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डायरेक्टर ने एक ऑफर अपने फ्रेंड को निकाला और उस लिफाफे में यह लिख दिया स्ट्रिक्टली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर ने अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को बताया कि हमारी कंपनी ऐसे ऐसे डिबेंचर इशू करने वाली है, हमारी कंपनी ऐसे ऐसे शेयर्स इशू करने वाली है, तो वेदर दिस विल टेंटामाउंट टू इन्विटेशन टू द पब्लिक, द आंसर इज नो। आपने अगर अपने कुछ लोगों को बताया, अब वो कुछ लोग कितने हैं वो हम प्रोस्पेक्टस में पढ़ेंगे, उसकी भी टेक्निकलिटीज में हम जाएंगे, लेकिन अगर आपने कुछ लोगों को, देखिए बिना इंफॉर्मेशन के तो फैलेगा भी ना, बिना इंफॉर्मेशन के तो फैलेगी भी नहीं चीज। आपने मन में सोच लिया कि हमारी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, आपने मन में सोच लिया हमारी कंपनी शेयर इशू करेगी, तो खरीदने कौन आएगा जब तक लोगों को पता नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने कुछ कुछ के ग्रुप में अपने रिलेटिव को, कुछ अपने फ्रेंड को बताया, तो दिस इज नॉट ट्रीटेड एज इन्विटेशन टू द पब्लिक। An offer of share by the director to their friend by document marked private and confidential, not for publication, is not an invitation to the public. Clear? बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, वो कुछ पॉइंट अभी आपको समझ में आ जाएंगे, कुछ धीरे धीरे करके जैसे जैसे जर्नी हमारी इंटरमीडिएट की आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां से भी याद करना शुरू कर दीजिएगा। पहला पॉइंट, ऑलरेडी अब इसकी सिग्निफिकेंस इतनी नहीं रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, बिकॉज एट प्रेजेंट नो लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो उस समय सेक्शन 8 की कंपनियों के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं थी, बाकी कंपनियों के लिए प्रेस्क्राइब्ड थी। सेक्शन 8 की कंपनियों के लिए प्रेस्क्राइब नहीं थी, बशर्ते कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में डिफॉल्ट ना करें अंडर सेक्शन 137 और अपनी एनुअल रिटर्न को आरओसी के पास फाइल करने में डिफॉल्ट ना करें अंडर सेक्शन 92। ठीक है, तो ये दो सेक्शन आगे भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना अलग है, एनुअल रिटर्न फाइल करना अलग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बोले तो जैसे आपकी बैलेंस शीट है, पोजीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, वो सब चीजें हैं, और एनुअल रिटर्न के कंटेंट अलग अलग होते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइल होता है सेक्शन 137 में फाइल होता है, जब हम अकाउंट्स ऑफ द कंपनी पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा ये, और एनुअल रिटर्न फाइल होती है सेक्शन 92 के अंदर। यहीं से सेक्शन नंबर याद करते चले जाइएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिवीजन बहुत चाहिएंगे अगर आपको हर चीजें टिप पर रखनी है। तो मेरे साथ बोलिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से सेक्शन के अंदर फाइल होते हैं? 137। और एनुअल रिटर्न कौन से सेक्शन के अंदर फाइल होती है? 92। तो सेक्शन 8 वाली कंपनी कौन सी है? नॉट मेकिंग फॉर प्रॉफिट पर्पस, यानी कि जो एनजीओ टाइप होते हैं, ठीक है, तो उस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो सेक्शन 8 का लाइसेंस उन्हें मिलता है। हम पढ़ेंगे तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी। सेकंड जो नोट है, मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी इज 2। थर्ड जो है, जो नाम है प्राइवेट कंपनी का, लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, शुरुआत का वर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे सेव क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ऑल्दो ये कंडीशन सेक्शन 8 वाली कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो सेक्शन 8 वाली कंपनियां हैं वो कुछ भी स्वतंत्र है नाम रखने के लिए, और लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड ना भी लगाएं चल जाएगा। इफ द अबव रेस्ट्रिक्शन आर नॉट देयर, द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज ए पब्लिक कंपनी। अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रेस्ट्रिक्शन लाई नहीं जा सकती। एक बार आप पब्लिक बन गए और आप प्राइवेट चाहते हैं तो नहीं बन सकते। आप आर्टिकल्स
ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कीजिए बाय पासिंग एसआर। सर ये एसआर क्या होता है, जब हम जनरल मीटिंग पढ़ेंगे क्योंकि दो तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। फॉर द टाइम बिंग आप रट लीजिए कि जिन लोगों ने भी वोट दिया है, अगर पक्ष में 75% या उससे ज्यादा हैं तो वो एसआर होता है, और मोर देन 50% यानी कि हैं, एक भी ज्यादा, आधे से एक भी ज्यादा है, तो वो क्या होता है, ओआर है। तो इस पर्पज के लिए एसआर पास कराने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बाय पासिंग ए एसआर the article of association should be amended accordingly to include those restrictions. If the company does not comply with the provision of section 268 यानी प्राइवेट कंपनी वाली प्रोविजन, company shall lose all the privilege and exemption of the private company and it shall be treated as public company. A private company shall have minimum 2 directors. प्राइवेट कंपनी के कम से कम कितने डायरेक्टर होते हैं, 2। मिनिमम 2 ही मेंबर होते हैं और मिनिमम 2 ही क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। क्लियर है? इससे ज्यादा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में कुछ नहीं है। यही चीजें सब आपने थोड़ी सी कमी के साथ सीए फाउंडेशन में भी अच्छी तरह से मेरे साथ की है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी, ये भी मीन्स है, विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी एंड हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब। तो मीन्स ए प्राइवेट कंपनी एंड हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। एट प्रेजेंट देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। पहले 5 लाख हुआ करती थी, लेकिन एट प्रेजेंट नो लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो एट प्रेजेंट no limit is prescribed. At present no limit is prescribed. आगे देखिएगा, provided that a company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be the private company in its article. एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, दिस इज द पब्लिक कंपनी, नाम से भी पता लग रहा है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ है। रिलायंस लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 50% शेयर कैपिटल ऑफ सेव क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड है, नाम भी लिखा हुआ है, और हम ये मान लेंगे कि वो तीनों तरह के रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन इसके आर्टिकल्स में मौजूद होंगी, तभी ये प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन रिलायंस लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ सेव क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। रिलायंस कंपनी क्या है, होल्डिंग है, किसकी, सेव क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। नाउ दिस प्राइवेट कंपनी बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। अगर आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी, प्रोवाइड दैट ए कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, यानी कि आप अगर एक कंपनी है, सब्सिडरी है एक ऐसी कंपनी की जो प्राइवेट ना हो, तो जो प्राइवेट नहीं इसका मतलब पब्लिक है, shall be deemed to be the public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in this article. It means Save Classes Private Limited need not to alter its article. यानी कि in the articles Save Class Private Limited can continue as a private limited. कंपनी एक्ट 2013 से पहले जब ये परिभाषा चेंज हुई, तो उससे पहले कुछ रूल अलग था कि केस तो यही था, लेकिन उस केसेज में प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि सब्सिडी है पब्लिक लिमिटेड की, उसे अपने आर्टिकल्स भी चेंज करने पड़ते थे। अब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पूरे एक्ट के जो नियम लगेंगे वो पब्लिक कंपनी वाले लगेंगे, प्राइवेट कंपनी वाले एप्लीकेबल नहीं, उसकी जरूरत नहीं है आपको। फिर तो वो इसमें थोड़ी आएगी, फिर तो प्राइवेट कंपनी में ही आ जाएगी, फिर तो वैसे भी पब्लिक कंपनी में आ जाएगी।
आप अपने आर्टिकल्स में तो कंटिन्यू प्राइवेट लिमिटेड हैं, आप डीम्ड पब्लिक कंपनी तभी हैं अगर आप ओरिजिनली कोर आप प्राइवेट कंपनी है। आप कह रहे हो कि क्या इसके मेंबर 200 से ज्यादा हो सकते हैं, अगर हैं तो फिर तो वैसे भी पब्लिक कंपनी है, वो प्राइवेट रही नहीं। फिर तो अगर सब्सिडरी नहीं भी है रिलायंस लिमिटेड की तब भी पब्लिक है वो तो। प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी नहीं है किसी की भी, खुद ही ये कंपनी है, तो अगर वो ये वाला तोड़ देती है लिमिट तो वो वैसी पब्लिक कंपनी है, तो उसको फिर कोई सजा नहीं होगी कि तुमने ये तोड़ दिया। नहीं सजा प्रावधान सब हैं उस चीज के। हाँ सजा होती है, सजा से मतलब कोई जेल वेल तो जाएगी नहीं, वो तो जुर्माने ही लगेंगे, फाइन वगैरह लगेंगे। लेकिन अगर डीम्ड पब्लिक कंपनी है तो फिर उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगा कि अगर उसने तो भी होगा, क्योंकि केवल हमने डीम्ड माना है, आप बाय नेचर प्राइवेट कंपनी ही हैं, क्योंकि होल्डिंग तो कभी भी छोड़ सकती है। रिलायंस लिमिटेड ने कुछ शेयर बेच दिए, लेस देन 50% होल्डिंग हो गई, तब आप कहां हो? वो तो टाइमिंग ही तो आप से प्राइवेट कंपनी लिमिटेड आप डीम्ड पब्लिक कंपनी हो, हमेशा के लिए थोड़ी हो। क्लियर हो गया? जो पॉइंट टू बी नोटेड है मिलते जुलते हैं प्राइवेट कंपनी से कि सेक्शन 8 वाली कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम पेड अप कैपिटल की, बशर्ते कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट ना किया हो अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट ना किया हो अंडर सेक्शन 92। मिनिमम मेंबर जो रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी 7 है। फर्दर दिए नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द पब्लिक कंपनी। The name of the public company must end with the word limited, but this requirement need not satisfied in case of section 8 company or public company shall have minimum 3 director। पब्लिक कंपनी के कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे? 3। तो जल्दी से रिकैप मार लेते हैं, जल्दी से फास्ट रिवीजन मार लेते हैं कुछ कुछ पॉइंटों पर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 2। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 7। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होते हैं? 2। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 7। सॉरी मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 3। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या होनी चाहिए? कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है एट प्रेजेंट। पब्लिक कंपनी की मिनिमम लिमिट क्या होनी चाहिए? कोई भी प्रेस्क्राइब नहीं है मिनिमम इस समय एट प्रेजेंट। प्राइवेट कंपनी का जो लास्ट वर्ड है प्राइवेट लिमिटेड पर खत्म होना चाहिए, पब्लिक कंपनी का जो लास्ट वर्ड है वो लिमिटेड पर खत्म होना चाहिए। तो ये कुछ एक डिफरेंस है, क्योंकि मेन जो डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी की है, पब्लिक कंपनी की अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी एंड हैज पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। क्या पब्लिक लिमिटेड कुछ नहीं होता, मतलब वर्ड लास्ट में आप जो कहते हैं कि रिलायंस कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, तो ये कॉमन पार्लेंस में यूज होने वाला शब्द है। वैसे तो वो लिमिटेड है, लिमिटेड का मतलब है कि वो पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी के साथ उसे पब्लिक लिमिटेड हम कह देते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द लीगल रिक्वायरमेंट कि लास्ट वर्ड पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट होना चाहिए। आप लीगली कभी भी रिलायंस कंपनी का नाम पब्लिक लिमिटेड नहीं देखो, रिलायंस लिमिटेड, ये इट ऑटोमेटिकली शो कि ये पब्लिक लिमिटेड है। लिमिटेड लिमिटेड है तो इसका मतलब वो पब्लिक कंपनी ही है, पब्लिक लिमिटेड लगा भी नहीं पाओगे आप, ठीक है? हाँ वो कुछ नहीं होता। यहां तक बताइए कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? चलिए, मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी और मोटा मोटी वही सब चीज़ें थी जो हम लोगों ने फाउंडेशन में स्टडी किया है। मेन जो अंतर आना स्टार्ट हो जाएगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1% कंपनी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 62 1% कंपनी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर गिवन है, और इसके रूल्स भी काम के हैं। रूल्स नंबर जहां तक हो सके वो याद कीजिएगा, अगर उनके सब रूल याद नहीं हो पाते हैं तो उन्हें छोड़ सकते हो, आप कोशिश कर लीजिएगा कि याद करने की कोशिश करना है। अगर हम,
क्योंकि 3 मुद्दों पर बच्चों के क्वेश्चन उठते हैं कि सर कंटेंट, सेक्शन और केस स्टडी नेम। तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी नेम है। अगर कोई केस स्टडी आती है और वो ऑलरेडी डिसाइडेड है किसी फेमस लीडिंग केस से, और आप उस फेमस लीडिंग केस को नहीं लिख पाते हैं तो लीस्ट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सेक्शन की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन कंटेंट मेन है। यानी कि आप चाहें कि कंटेंट और सेक्शन नंबर या केस स्टडी में से किसे प्रायोरिटी दी जाए, तो दैट इज द कंटेंट। जो लैंग्वेज है वो इधर उधर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी आत्मा खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एडिटिव याद करना है, उसके कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है वो कीवर्ड को देखता है। 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने सुन लिया है, अब आप स्पाइरल को मत देखिए, बुक को मत देखिए, इसे अपनी भाषा में बताइए। 1% कंपनी मीन, सामने मत देखिए, सामने देख के तो बायस्ड हो जाएंगे। मैंने बता दिया 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज 1 मैन। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं आपके सामने, सामने मत देखिएगा कोई भी। अगर आप सामने देखेंगे, इस तरह से करेंगे तो गलतियों को नहीं पकड़ पाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, गलतियां यहां जितनी भी कर लें और उन्हें एनालाइज करें जिससे कि पेपर में वो गलती ना हो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पे भी गलती नहीं करेंगे ना, तो पेपर में तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि गलती को सुधारने का मौका ही नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूं कि 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज 1 पर्सन एज ए मेंबर। गलत है। क्या चीज गलत है? ओनली वर्ड लगेगा, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है और बच्चे लगा के नहीं आते हैं और वहां नंबर नहीं मिलते हैं। 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1 मेंबर, 1 पर्सन एज ए मेंबर। क्योंकि बच्चे गड़बड़ी क्या कर सकते हैं कि विच हैज मिनिमम 1 मेंबर, ऐसा भी उन्हें आइडिया हो सकता है। तो मिनिमम 1 मेंबर का मतलब क्या है कि इन्हें 1% कंपनी मोर देन 1 पर्सन एज ए मेंबर इज पॉसिबल, जबकि आंसर नो है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली। तो ये ओनली जो है ये मिनिमम 1 को एक्सक्लूड करता है, क्योंकि खाली आप लिख के आएंगे कि विच हैज 1 पर्सन एज ए मेंबर, तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि वो मिनिमम तो 1 पर्सन नहीं है। ओनली वर्ड आने से वो सारी की सारी जो गलतफहमी है वो दूर हो जाती है कि कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, सिर्फ एक ही मेंबर होगा। मिनिमम भी एक है और मैक्सिमम भी एक है। ओनली ए नेचुरल पर्सन, ध्यान दीजिएगा यहां पर भी वर्ड लगा हुआ है, ओनली ए नेचुरल पर्सन अदर देन ए माइनर कैन बी मेंबर ऑफ ए 1 पर्सन कंपनी। ओनली ए नेचुरल पर्सन, कोई भी पर्सन अदर देन नेचुरल कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अदरवाइज अगर 1 पर्सन कंपनी को छोड़ दें तो हर पर्सन जिसकी भी सेपरेट एंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ कैन फॉर्म ए कंपनी। रिलायंस कंपनी एक नई कंपनी खड़ी कर सकती है, टाटा कंसल्टेंसी एक नई कंपनी खड़ी कर सकती है, लेकिन रिलायंस कंपनी 1 पर्सन कंपनी फॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि रिलायंस कंपनी नॉट ए नेचुरल पर्सन। नेचुरल का मतलब है जिनका जन्म होता है, आप और हम, ही सी। अदर देन माइनर, माइनर कैन नॉट फॉर्म ए 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी कैन ओनली बी फॉर्म एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 1 पर्सन कंपनी कैन नॉट बी ए पब्लिक कंपनी, ऑलवेज बी ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अभी तक 2 चीजें पढ़ी हैं हमने। ओनली नेचुरल पर्सन अदर देन माइनर कैन बी मेंबर ऑफ द 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी कैन ओनली बी फॉर्म, ये ओनली वर्ड लगाना है, एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और 1 पर्सन कंपनी हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। थर्ड, द वर्ड्स 1 पर्सन कंपनी शैल बी मेंशन्ड
in brackets below the name of the company wherever its name is printed, affixed or engraved. जैसे अगर हम बात करें सेव क्लासेज, ब्रैकेट में शुरू हो जाएगा 1 पर्सन कंपनी, इसमें प्राइवेट लिमिटेड लगाना प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से ये चीज आएगी. The words 1 person company shall be mentioned in the brackets below the name of the company wherever its name is printed, affixed or engraved. Although इसकी लीस्ट रिक्वायरमेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक जनरल क्लरिकल रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए. The memorandum of 1 person company shall indicate the name of other person who shall become member of the company in the event of death or incapacity of a single member. This is कंपल्सरी रिक्वायरमेंट जो कि 1 पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम में प्रेजेंट होनी चाहिए. 1 पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम में नॉमिनेशन क्लॉज भी होगी कि इन द इवेंट ऑफ सिंगल मेंबर, इन द इवेंट ऑफ इनकैपेबिलिटी ऑफ ए सिंगल मेंबर, हु शैल एक्ट, हु शैल बिकम द मेंबर ऑफ दैट कंपनी. तो नॉमिनी जो भी होगा उस दशा में वो काम करेगा. एवरी प्राइवेट कंपनी शैल हैव ए मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर, हाउएवर एवरी 1 पर्सन कंपनी शैल हैव ए मिनिमम 1 डायरेक्टर. एनुअल जनरल मीटिंग इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ ओपीसी. जब हम मीटिंग पढ़ेंगे तो वहां पे भी समझ में आ जाएगा क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही मेंबर है. मीटिंग का पर्पज कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए जो मीट करेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे. यहां तो सिंगल मेंबर है, एकाधिकार है. काहे को ये फालतू की रिक्वायरमेंट ओपीसी के लिए लगानी, तो ये तो वैसे भी सीम्स लॉजिकल. तो एजीएम इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी में वैसे 2 डायरेक्टर होते हैं, लेकिन ओपीसी में एक ही मेंबर है, वही डायरेक्टर हो जाता है. ये तो थी, लिख सकते हैं. ये तो सब थी बातें सेक्शन की, सेक्शन 2 क्लॉज 62. अब कुछ बातें हैं प्रोविजंस इन द रूल्स, प्रोविजन कंटेंट इन द रूल. रूल 3 है, रूल 4 है, रूल 5 है, अब कुछ केसेस में रूल 6 भी है. ठीक है, आपको नहीं भी याद रहता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ अभी आगे पढ़ना है. यहां पर अगर रूल नंबर याद नहीं भी रहता है, लेकिन लिख मैंने इसलिए दिया कि बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा. कोशिश करें कि हर चीज आपके टेस्ट पर होनी चाहिए. और रूल्स भी अलग अलग है, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल अलग है, कंपनी मैनेजमेंट रूल्स अलग है, कंपनी ऑडिटर रूल अलग है. ठीक है, तो आपको रूल का नाम, रूल का नंबर ये याद होना चाहिए. ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 की बात है. एलिजिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी और टू बी ए नॉमिनी. रूल 3(1) क्या कहता है, हमने ऊपर एक्ट में तो बात कर ली, हमने एक्ट में तो पढ़ लिया कि नेचुरल पर्सन ही बना पाएगा. हमने ये भी पढ़ लिया कि ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर होगा. लेकिन ये रूल्स बताएगा कि वो नेचुरल पर्सन में और क्या क्या खासियतें होनी चाहिए नॉमिनी बनने के लिए एज वेल एज मेंबर बनने के लिए. दोनों के लिए एक ही बातें हैं. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो नेचुरल पर्सन शुड बी इंडियन सिटीजन. ध्यान रखिएगा, इंडियन सिटीजन, वेदर रेजिडेंट और नॉट. पहले कभी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि रेजिडेंट होना भी जरूरी है, लेकिन अब पिछले 3-4 सालों से ये रिक्वायरमेंट हटा ली गई है. वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. क्लियर है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा. देखिए, जो इंस्टीट्यूट के आंसर होते हैं, माना 2020 में कोई पेपर हुआ और इस मुद्दे पर कोई क्वेश्चन आया, तो अगर आप इंस्टीट्यूट का आंसर उठा के देखेंगे तो उस समय जो प्रोविजन होंगे वही आंसर उन्होंने लिख रखे होंगे, क्योंकि वो उन आंसरों को अमेंड नहीं करते हैं. ठीक है, अगर अब आएगी तो आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा आंसर. तो मैंने ज्यादातर जगह चेंज करके लिखे हुए, ज्यादातर जगह क्या, हर जगह ही चेंज करके लिखे हुए, लेकिन कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती हैं,
क्वेश्चन बैंक में कई बार ओवरलुकिंग हो जाती है कि एक एक वर्ड हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं यहाँ पढ़ाते वक्त आपको सब चेंज करा दूंगा। वो कुछ ही रेयर केसेस होंगे, 2-4% होंगे, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आपका थ्योरिटिकल आपको बुकलेट दी गई है, उसमें सब चीजें चेंज है, अमेंडेड है अभी तक की। तो ही इज द नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग चीजें होती हैं। सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है अवर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। संविधान तरीके बताता है कि इन व्हाट वे ए पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया। बाय बर्थ एक तरीका है, अगर किसी का जन्म इंडियन धरती पर हो जाता है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाने लगता है, ठीक है ना। इसके और भी तरीके होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि अभी पीछे सरकार ने कुछ रूल्स लाई थी, जो बांग्लादेश से निकाले गए लोग हैं, पाकिस्तान से निकाले गए लोग हैं, उन्हें सिटीजनशिप देने के बारे में वो नागरिकता का बिल लाई थी, ठीक है ना। तो और भी तरीके हो सकते हैं। तो इंडियन सिटीजनशिप अलग है, रेजिडेंट अलग है, और रेजिडेंट भी हर जगह का अलग अलग है। जैसे रेजिडेंट यहाँ पर इस पर्पज के लिए, ये मतलब नहीं है कि जो इस पर्पज के लिए वो पूरे कंपनी एक्ट में चलेगा, इसी पर्पज के लिए कि रेजिडेंट कौन है, ऑल्दो उसकी रिक्वायरमेंट भी अब नहीं है, क्योंकि नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन चाहे वो रेजिडेंट हो या ना हो, वो अलाउड है टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ओपीसी, वो अलाउड है टू बिकम ए नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। लेकिन क्योंकि पहले नॉन रेजिडेंट अलाउड नहीं थे, तो इसलिए परिभाषा दे रखी है कि ए पर्सन shall be said to be resident in India for this purpose who has stayed in India for more than 120 days during the preceding financial year। पहले ये फाइनेंशियल ईयर की जगह कैलेंडर ईयर हुआ करता था, और 120 की जगह 180 डेज हुआ करता था, ठीक है ना। तो एट प्रेजेंट क्या है कि 120 डेज और मोर हो जाए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर रह जाए। ऑल द रिक्वायरमेंट अब कम है, अगर नहीं भी है तो नॉन रेजिडेंट होगा तब भी वो बना ही सकता है। नॉमिनी के लिए भी यही सब रिक्वायरमेंट है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट और नॉट, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। For the purpose of this rule, the term resident in India means a person who has stayed in India for not less than 120 days during the immediately preceding financial year. Limits on number of companies, this is rule 3, sub rule 2. Only one OPC can be formed at any time by a natural person, and only one person can be nominee at any time in only one OPC। एक पर्सन एक समय में एक जगह ही मेंबर हो सकता है और एक जगह नॉमिनी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन उठना बड़ा लाजमी है कि वेदर ए पर्सन कैन एक्ट एज ए मेंबर इन वन ओपीसी and can act as a nominee in another OPC at the same time? The answer is yes, because लॉ मेकर्स ने कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन, कोई ऐसी प्रोहिबिशन नहीं दी है। तो इंटरप्रिटेशन के लिहाज से यही निकलता है कि एक पर्सन एक समय में एक जगह नॉमिनी भी हो सकता है और एक जगह दूसरी जगह मेंबर भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, मैंने बीच बीच में आपकी नोटिंग के लिए जगह छोड़ी हुई है। क्वेश्चन ये है, वेदर ए नेचुरल पर्सन कैन बी मेंबर in a OPC and at same time he can be nominee in another OPC।
आंसर इज यस। क्या एक पर्सन एक समय में एक जगह मेंबर और दूसरी जगह वो नॉमिनी हो सकता है? द आंसर इज यस। यस, इट इज पॉसिबल। क्लियर? तो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपनी, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी, नो पर्सन कैन बिकम ए नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी। क्लियर? रूल 3, सब रूल 3 क्या कहता है? देखिए, आप किसी कंपनी में, ध्यान दीजिएगा, आप किसी कंपनी में नॉमिनी है और आप किसी दूसरी कंपनी में मेंबर भी हैं। अब जहां नॉमिनी है उसके मेंबर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां आप नॉमिनी है उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाएंगे? उसका मेंबर बन जाएंगे। रूल 3(2) ये कहता है एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बिकम ए मेंबर इन मोर देन वन ओपीसी। लेकिन अब ये स्थिति पैदा हो गई, या तो लॉ मेकर्स मना करके रखते हैं इस बात को कि अगर आप मेंबर हैं तो दूसरी में नॉमिनी नहीं हो सकती, लेकिन वो तो मना नहीं किया, वो तो हमने अभी चेक किया कि वो तो पॉसिबल है। तो ये स्थिति बड़ी पॉसिबल हो सकती है कि जिसमें आप नॉमिनी है उसके मेंबर की अगर डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के वजह से आप उसमें मेंबर बन जाते हैं तो क्या होगा? तो रूल 3(3) इसका जवाब देता है, वेयर ए नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन वन पर्सन कंपनी इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल becomes a member in another such company by virtue of his being a nominee in that one person company, such a person shall meet the above criteria, can be member of only one person company within a period of 180 days। हम 180 डेज तक तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 180 डेज के अंदर उसे उन दोनों कंपनी में से किसी एक से रिजाइन देना पड़ेगा, मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी 180 दिन के अंदर। और ये भी केवल इस तरीके से पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके के अलावा एक साथ दो कंपनियों में मेंबर बने रह सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो फाइन पनिशमेंट होंगे आपके ऊपर। लेकिन इस तरीके से, क्योंकि गलती आपकी भी नहीं है, सडनली डेथ हो जाती है और आप नॉमिनी है किसी दूसरी कंपनी में और आपको नॉमिनी होने की वजह से बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनी इन दैट कंपनी आप मेंबर बन जाते हैं, तो ऐसी पोजीशन उठ सकती है कि आप एक समय में दो कंपनियों में मेंबर बन गए। तो उस केस में 180 दिनों के अंदर आपको रूल 3(2) सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है एक कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। रूल 3(4) प्रोहिबिशन लगाता है माइनर के ऊपर, हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। A minor cannot become a member of one person company, become a nominee of one person company, hold shares with beneficial interest in one person company. This is rule 3(4). Rule 3(5) क्या कहता है? One person company cannot be incorporated or converted into a company under section 8। जो NGOs टाइप कंपनी होती है, नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन 8 भी हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो वन पर्सन कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, इवन नॉट कैन बी कन्वर्टेड एज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 का लाइसेंस होता है, वैसे तो नॉर्मल कंपनी ही होती है, लेकिन लाइसेंस होता है उसका, तो वो लाइसेंस ओपीसी को कभी भी नहीं मिलेगा। बिकॉज टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जो था कि आप ट्रेड करें, बिजनेसेस करें, सर्विसेज दें, आप एनजीओ ना चलाएं। पहले कमी महसूस होती थी कि एक आदमी अगर है, दो आदमी नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या उसे कंपनी बनाने की पावर नहीं है? तो नाउ ये पावर दे दी गई है। लेकिन यहाँ पे एनजीओ वाले काम हैं, या और भी अभी रूल 3(6) में दो काम और मना किए गए हैं। वन पर्सन कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्हें कहा जाता है एनबीएफसी, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि इसे कहा जाता है इन्वेस्टिंग कंपनी। इसका मतलब है वन पर्सन कंपनी कैन नॉट एक्ट एज ए एनबीएफसी,
कैन नॉट एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि सर ये एनबीएफसी क्या होती है। एनबीएफसी कंपनी से आप मतलब समझिए जो फंक्शन बैंकों के होते हैं, जब वो फंक्शन एक कंपनी करती है विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई, देन इट कॉल्ड एज एनबीएफसी। तो फेमस एनबीएफसी इंडिया की हैं, बजाज फाइनेंस कंपनी, टाटा की भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। तो ये दो बहुत मेन एनबीएफसी इंडिया में काम करती हैं। एनबीएफसी में भी कोई डिपॉजिट नहीं लेती और लोन नहीं देती। लोन वगैरह तो देगी, एनबीएफसी फाइनेंस का काम है। डिपॉजिट की बात अलग है, वो हम बात करेंगे, डिपॉजिट बाय चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है ना। फाइनेंस का तो काम, हाँ, बैंकों की तरह ही काम करती है जो कंपनी, लेकिन बैंक की डेफिनेशन में नहीं आती है, वो क्या है, एनबीएफसी है। और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, सब लोगों ने कस्टमर को धोखा देने के लिए एनबीएफसी बना रखे हैं, क्योंकि बैंकों के ऊपर नियम अलग लगते हैं, एनबीएफसी के ऊपर नियम अलग लगते हैं। आईसीआईसीआई बैंक है, ये बैंक है, लेकिन आपको लोन जब लेने जाओगे तो कोशिश आईसीआई करेगा कि बैंक से लोन ना दिलवा के आईसीआईसीआई की जो एनबीएफसी बनी हुई है उससे लोन दिलवाया जाए, क्योंकि उसके ऊपर फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं लगता। एचडीएफसी बैंक है, लेकिन एचडीएफसी की एक सब्सिडियरी एनबीएफसी भी होगी। ये बड़ा सरकार की नजरों में खेल चल रहा है, लोगों को कानून का पता नहीं है तो में फंस जाते हैं। एनबीएफसी से अगर आप लोन लेते हैं तो उसके लूप में फंसते चले जाएंगे। जिस समय लोन देगी उस समय टर्म्स एंड कंडीशन कुछ अलग होंगी, उसके तुरंत बाद लोन डिसबर्समेंट होने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन कुछ अलग हो जाती है और आदमी निकल नहीं पाता उसमें से। लेकिन बैंकिंग वाले ऐसा नहीं कर सकते, उसकी तो शिकायत हो जाएगी। तो हर कंपनी ने अपनी एनबीएफसी भी बना रखी है सेम नाम से। लोगों को तो ये पता ना एचडीएफसी है, उसका पूरा नाम कहां पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट कहां पढ़ते हैं। अरे आगे तो चेंज है ना, नाम पढ़ते ही कहां है लोग बाग, सिमिलर कहां है, पूरा ही चेंज हो गया। एचडीएफसी ही तो शुरुआत का वर्ड है बस। और दूसरी बात, कोई जो रुकावट पैदा करेगा तो वो कौन कर सकता है, मैं खुद ही तो हूं। अरे सिटीजन कैलकुलेटर के लोकल चल रहे हैं तो सिटीजन कंपनी ही तो शिकायत करेगी, लेकिन अब सिटीजन नहीं निकाला हुआ है वो, तो शिकायत ही कौन करेगा। बैंकिंग एक्टिविटी हो सकती है, नहीं हो सकती, नॉन बैंकिंग तो मना कर रखी है। बैंकिंग, अरे एनबीएफसी का मतलब क्या है, नॉन बैंकिंग। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग कंपनीज, यानी कि बैंक की तरह जो काम करती हैं लेकिन वो बैंक नहीं है, उन्हें एनबीएफसी कहते हैं। एक्टिविटी तो बैंकों की तरह ही करती हैं लेकिन वो बैंक नहीं है। नॉन बैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बैंकिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन 1% कंपनी ऐसा बैंक खोल सकती है, नहीं खोल सकती। बैंक के नियम अलग है, 1% कैसे खोल लेगा, उसके लिए अलग चीज है बैंक, वो कंपनी ही नहीं है। क्यों कहेंगे वो, कंपनी एक्ट में कंपनी के बारे में ही तो बताएंगे आपको। आप कंपनी, अगर आप बैंक कंपनी होती कहां है, कहां से आ जाएगा वो, क्या कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन कल ही पढ़ाई थी मैंने कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एग्जिस्टिंग और प्रीवियस कंपनी लो। तो बैंक जो है वहां पर रजिस्टर्ड होते ही कहां है, लीगल डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए ना। तो एनबीएफसी समझ में आता है आपके कि कभी भी ये फाइनेंस के काम नहीं कर सकती, ऐसी इन्वेस्टमेंट के काम भी नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट के रूप में। हाँ, कैश मैनेजमेंट करना है फॉर द टाइम बीइंग, अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है, वो पॉसिबल है, लेकिन कोर
बिजनेस उसका इन्वेस्टमेंट बन जाए वो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से बढ़िया केस स्टडी पूछी जा सकती है रूल 36 से, अब पूछी गई भी है। क्लियर? ये जो पॉइंट नंबर 5 और 6 है लिख के मैंने काट रखे हैं, उनकी सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं इसके अंदर। और जब आप इंस्टीट्यूट की साइट बच्चा देखता भी है तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए पहले क्या था, बस एक बार पता होना चाहिए, उसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी वही याद ना हो जाए। पहले रूल ये था कि ओपीसी बनने के 2 साल तक आप किसी दूसरी टाइप की कंपनी में कन्वर्ट नहीं करा सकते थे, वॉलेंटरी कन्वर्जन मना था। अब कुछ केसेस में कंपलसरी कन्वर्जन था, इसका मतलब 2 साल के अंदर अगर कुछ स्थितियां पैदा हो जाएं तो आपको अदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, या तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। दोनों ही बातें हटा दी गई हैं, अब नए नियम आ गए हैं कि आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रेस्क्राइबिंग बाय सेटिस्फाइंग प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर। पहले वॉलेंटरी कन्वर्जन 2 साल के अंदर मना था, अब कुछ केसेस में कन्वर्जन करना ही पड़ता था, यानी विद इन 2 ईयर्स, तो उसे हम कह देते थे कंपलसरी कन्वर्जन। अब क्या है, ये सब पीरियड की रिक्वायरमेंट खत्म है, रूल 6 आ गया है कि कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू अनदर पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी, कि कोई भी ओपीसी अगर अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है एज ए पब्लिक कंपनी या एज ए प्राइवेट कंपनी तो वो कैसे कर सकती है। The 1% company shall alter its memorandum and article by passing a resolution in accordance with subsection 3 of section 122 of the Act to give effect to the conversion and to make necessary changes incidental thereto। यानी कि एक 1% कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में रिजोल्यूशन पास करा के, जो कि तरीका सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है, ये जनरल मीटिंग का लास्ट सेक्शन है, तो जो तरीका वहां दिया गया है तो उस तरीके से वो अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंज करके नेसेसरी चेंजेस ला सकती है। A 1% company may be converted into a private or public company other than a company registered under section 8 of this act after increasing the minimum number of members and directed to 2 or 7 members and 2 or 3 directors as the case may be, and maintaining the minimum paid up capital as per the requirement of this act for such class of company and by making due compliance of section 18 of this act for such conversion। अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि कोई भी 1% कंपनी अपने मेमोरेंडम में नेसेसरी चेंज करके रिजोल्यूशन पास करके एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। और ये लिखा हुआ है कि अदर देन सेक्शन 8 होनी चाहिए वो, और जो नेसेसरी चेंजेस लाने की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, फिलहाल तो किसी के लिए कुछ है ही नहीं, या मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट में 2 होने चाहिए, पब्लिक में 3 होने चाहिए, मिनिमम मेंबर प्राइवेट में 2 होने चाहिए, पब्लिक में 7 होने चाहिए, वो चेंज करके रिक्वायरमेंट पूरा करके और एज पर सेक्शन 18 वो ऐसा कर सकती है। द कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन ई फॉर्म नंबर INC 6। ये भी कोशिश कीजिए कि फॉर्म नंबर याद हो जाए, अब बहुत जगह हर चैप्टर के अंदर ही है, इन सब चीजों के नंबर आपके हैं, अदरवाइज कटेंगे। तो द कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन ई फॉर्म नंबर INC 6 फॉर इट कन्वर्जन इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अदर देन अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट along with fees as provided in the company's registration office and rule 2014 with altered e memorandum of association and e article of association। नीचे भी मैंने ब्लैक पॉइंट ब्लैक इंक से लिख के काट रखा है। पहले ये सब डॉक्यूमेंट जाते थे, अब ये सब डॉक्यूमेंट खत्म हो गए हैं, बस अब एल्टर्ड ई मेमोरेंडम और एल्टर्ड ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाएगा। ये पहले भी जाता था, लेकिन पहले कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन भी जाती थी, लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड मेंबर एंड डायरेक्टर अलोंग विद कंसेंट, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर,
लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी जाता था। अब केवल क्या जाएगा, ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो सिंपल है प्रोसीजर, आ सकता है पेपर में। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड विद, the registrar after examining the latest audited financial statement shall approve the form and issue the certificate. Clear? Provision relating to incorporation of one person company, additional requirement क्या है with respect to memorandum? Already we have discussed कि memorandum में एक nomination clause होना चाहिए जिसमें in the event of subscriber, in the event of death to the subscriber memorandum या in the event of incapacity to contract of the subscriber to the memorandum, who shall become the member. तो वो nomination clause होना चाहिए। नॉमिनी भरने से पहले आपको नॉमिनेटेड पर्सन की कंसेंट लेनी पड़ेगी। द नेम ऑफ द पर्सन मे बी इंडिकेटेड इन द मेमोरेंडम ओनली विद हिज प्रायर रिटन कंसेंट। बच्चे गलती क्या करते हैं, द नेम ऑफ द पर्सन मे बी इंडिकेटेड इन द मेमोरेंडम ओनली विद द रिटन कंसेंट। अगर गलती से भी प्रायर भूल गए तो इसके दो मतलब निकलते हैं। तो जहां प्रायर लिखा हुआ है वहां लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले कंसेंट लेनी है, उसके बाद ही उसे नॉमिनी बनाना है। The written consent of the nominated person shall be filed with the registrar at the time of incorporation of the company. क्या एक बार नॉमिनी ने अपनी कंसेंट देके वो विड्रॉ नहीं कर सकता? कर सकता है। फिर आपको दोबारा से वो भी कर सकता है और आप भी रिमूव कर सकते हो, दोनों ही केसेस पॉसिबल है। विड्रॉवल ऑफ कंसेंट, such other person may withdraw its consent at any time but before the death or incapacity to contract of the member in the prescribed manner. ध्यान दीजिएगा, but before the death or incapacity to contract of the member in the prescribed manner. केस स्टडी आ सकती है। मिस्टर हीमैन एक ओपीसी में नॉमिनी था, उसके मेंबर की डेथ हो जाती है, लेकिन जो हीमैन है वो मेंबर नहीं बनना चाहता। फिलहाल वो नहीं कर सकता, वो मेंबर बनेगा, उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ेगी। उसके बाद जाके वो चाहे हटना चाहे हट सकता है, जो प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है। नॉमिनी अपना नाम विड्रॉ कर सकता है लेकिन बिफोर द डेथ और बिफोर द इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विद द मेंबर। बट ये वाला जो भी क्लॉज या सबसेक्शन है ये वो उस पे नहीं लगेगा जो ऑलरेडी है वो ओपीसी का मेंबर है। कौन सी ओपीसी का मेंबर है? अपनी खुद की ओपीसी। तो उसमें नॉमिनी थोड़ी हो जाएगा वो। नहीं, दूसरी में तो नॉमिनी है। तो दूसरी में नॉमिनी है तो वहां से नॉमिनी के रूप में विड्रॉ नहीं कर सकता, मतलब विड्रॉ कर सकता है लेकिन उस समय से पहले जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। नहीं, डेथ होने के बाद भी तो विड्रॉ कर सकता है। वो एकदम विड्रॉ नहीं कर, उसमें तो उसका तरीका है ना 180 डेज के अंदर। बाद में तो तुम कर ही सकते हो, अगर तुम दूसरे में नहीं भी हो तो तब भी कर सकते हो तुम, लेकिन उसका एक प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है। एकदम तुरंत मना नहीं कर सकते मैं अब काम नहीं करना चाहता, इसमें मेंबर बनना ही चाहता हूं, बनना ही पड़ेगा। उसके 180 दिन हैं, उसे विड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन बाय प्रेस्क्राइबिंग द फॉर्मेलिटी, ऑटोमेटिक कुछ नहीं है। In this case, sole member shall nominate another person as nominee within 15 days of the receipt of the notice of withdrawal and shall send an intimation of such nomination in writing to the company along with written consent of such other person so nominated in form of declaration in form number INC form. Incorporation form IN, क्योंकि हर तरह का फॉर्म नंबर भी अलग है। चेंज इन द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, ये क्या चीज है कि अगर मेंबर खुद चेंज करना चाहे, अभी तक तो था कि वो विड्रॉ कर रहा है नॉमिनी, ए चेंज मे बी मेड इन द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग प्रोसीजर। मेंबर शैल गिव ए नोटिस फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ सच अदर पर्सन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। द मेंबर शैल इंटीमेट सच चेंज टू द कंपनी बाय इंडिकेटिंग द मेमोरेंडम और अदरवाइज विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी prescribed. Company shall intimate such change to the registrar within such time and in such manner as may be prescribed. नहीं, जो है वो सब मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, मतलब उतनी
डिटेलिंग की भी जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड ईदर इन एक्ट और रूल वेदर इंटीमेशन शैल बी प्रायर टू मेकिंग चेंज और कैन बी मेड आफ्टरवर्ड। ये लॉ में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एट पर द एक जो ओपिनियन, एट पर द इंटरप्रिटेशन प्रायर ही होना चाहिए। बट इफ वी कंसिडर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन द इंटीमेशन शैल बी प्रायर इंटीमेशन। नो एल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, खाली आपने नॉमिनी का नाम चेंज किया है, इस वजह से ये नहीं माना जाएगा कि मेमोरेंडम एल्टर हुआ है। एनी चेंज इन द नेम ऑफ सच अदर पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। लास्ट 2 पॉइंट, उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन हैं। रिलैक्सेशन तो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। रिलैक्सेशन का पता भी तभी लगता है जब हमें पता लग जाए कि बाकी कंपनियों के ऊपर क्या रूल है, तो तभी पता लगेगा। लास्ट 2 पॉइंट ओपीसी से रिलेटेड। Where the sole member ceases to be the member and nominee become new member, then such a new member shall nominate within 15 days of becoming member a person new nominee who shall in the event of his death or incapacity to conduct become the member of such a company। ओरिजिनल मेंबर की डेथ हो गई, नॉमिनी मेंबर बन गया। अब नॉमिनी मेंबर बनने के 15 दिन के अंदर एक नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा, क्योंकि हो सकता है कल को नॉमिनी की भी तो डेथ हो जाए, मतलब जो मेंबर बना है। If all the 3 cases of change discussed above, withdrawal of consent by the nominee, replacing nominee with another one, and when nominee becomes member, the company within 30 days of receipt of notice of withdrawal of consent by nominee, intimation of change of nominee from member or cessation, shall file the notice with the registrar of such withdrawal of consent, change or cessation respectively, and intimate the name of such another person new nominee in form INC4 along with fees as provided in company's registration office and fees rule 2014 and the written consent of such another person so nominated in form number declaration in form number INC4। कुछ अगर ना याद रहे, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड फीस एज पर प्रेस्क्राइब्ड रूल, क्योंकि मैं भी ये समझता हूं कि सेक्शन याद करना वो तो बेहद जरूरी है, रूल नंबर याद करना उसके बाद की बात है, सेक्शन तो एक्ट की बात हो गई। हर तरह के रूल्स नंबर याद करना, उसके बाद उनके फॉर्म नंबर याद करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। नंबर ऑफ रिवीजन कहीं सारे चाहिए, तो जितने भी याद रह जाएं इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो यही उम्मीद की जा सकती है। बाकी पेपर कितना भी टफ आए ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप पेशेंटली उसे देखेंगे तो पेपर टफ होने का मतलब क्या है कि 30-40 नंबर का बहुत ही टफ है, 60 नंबर का आपका एवरेज है, ठीक है ना, तो वो भी हाहाकार मच जाता है। लेकिन इंस्टीट्यूट की गुंजाइश जरूर छोड़ता है कि उस टफ पेपर में भी कितने लोग कूल रह के उस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से वो 9-10% का रिजल्ट वहां से आ जाता है। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ये बाद में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि जितने भी सेक्शन यूज हो रहे हैं वो सब बात के हैं, अभी कुछ वैसे समझ में आने वाला है नहीं। एक बार आप खुद रीड करना चाहें तो रीड कर लीजिएगा, ये कोशिश मत कीजिएगा कि एकदम अभी कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे करके आपको समझ में आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच।